नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 21 अप्रैल 2026। देखो, आज हमारे पास में दो इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो है चंबल में इलीगल माइनिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, वो इशू है। और दूसरा है कि नोएडा में जिस तरीके से लेबर प्रोटेस्ट देखी गई, उसके क्या कारण है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों इश्यूज को डिस्कस करना। फर्स्ट है द चंबल सैंड माइनिंग क्राइसिस। जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हैं। चंबल सैंड माइनिंग क्राइसिस, इसमें सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है वो ये कि जो चंबल से जो सैंड क्रिएट होती है ना, चंबल के पानी के साथ जो आती है, वो देखो बनने में तो बहुत लंबा समय लगाती है, रिप्लेनिशमेंट पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन अंधाधुंध होने के चक्कर में वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, जिसके चलते वहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड रहने वाली स्पीसी, दैट इज घड़ियाल, वो भी सर्वाइवल के थ्रेट का सामना कर रहे हैं क्योंकि हैबिटेट लॉस है। याद रखने वाली बात है कि चंबल रिवर है, उसका ओरिजिन मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में ये आप जनापाव की पहाड़ियाँ पड़ती है, जनापाव की, है ना, वो एग्जैक्ट बताऊँ मऊ से, फिर राजस्थान से होती हुई है, फिर बाद में उत्तर प्रदेश में जाकर के इटावा के पास यमुना को ज्वाइन कर लेती है। तो इन तीन स्टेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो इलीगल माइनिंग का पूरा काम हो रहा है, इसमें करप्ट पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट्स एंड क्रिमिनल्स, इनका पूरा एक नेक्सस है, जिसके चलते 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है अंडरग्राउंड। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये कंसर्निंग बात थी, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अटेंशन पे किया है। ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट रहेगा कि कैसे हम इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों को, जो कि चंबल बेसिन स्टेट्स हैं, वार्निंग दे दी है कि जो नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, वहां पर जिस तरीके से इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं रोक पा रहे हो तो फिर बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसके लिए एक एक महीने की डेडलाइन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत ही कड़क अप्रोच रखी है। ओनली 1 मंथ, एक महीने के अंदर अंदर तीनों स्टेट्स मिलकर के सेपरेटली, साथ में मिलकर के एक पूरा प्लान बनाए जिसके आधार पर ये प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। क्योंकि यहां पर इशू क्या आ रहा है, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शनेट नेक्सस, जिसमें कौन आ रहे हैं, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स, इनका एक नेक्सस आ रहा है। तो इसको बहुत जल्दी कंट्रोल करना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कड़े एक्शन लिए जाने के ऑर्डर दिए जा सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल करो, जिससे कि इमीडिएटली इंफॉर्मेशन पहुंच सके पुलिस के पास में, और डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट का, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है उनके पास में। ये कोई जेनेरिक रूम नहीं होगा, ये क्यों मानो कि वॉर फुटेज पे, या आप कह सकते हो वॉर टाइम जिस तरह की कंडीशन होती है ना, मॉनिटरिंग होती है बहुत इंटेंस, एग्जैक्टली वही अप्रोच रखी जाए। साथ ही साथ राजस्थान के धौलपुर और मध्य प्रदेश के मुरैना, जहां पर चंबल के बीहड़ देखने को मिलते हैं, रेवाइंस, बेडलैंड टोपोग्राफी, जो कि इरोजन की वजह से एकदम खत्म हो रखी है, वहां पर वेजिटेशन इतना नहीं होता लेकिन सैंड बहुत है। तो वहां पर बोले जीपीएस डिवाइसेस इंस्टॉल किए जाए ट्रक्स के ऊपर, और जिन भी ट्रक्स के ऊपर जीपीएस डिवाइसेस इंस्टॉल नहीं है, डार्क जोन में है, उनको कंप्लीटली एक्शन में लिया जाए। ऐसा नहीं फाइन लगा दिया कुछ और नहीं, मालिक कौन ना पकड़ो और उनके खिलाफ में डायरेक्ट एक्शन। रियल टाइम ट्रैकिंग की बात की है कि डेटा जो है वो डायरेक्टली, जो भी डेटा यहाँ पर जीपीएस से इकट्ठा हो, वो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। पर्पस क्या है, ट्रांसपेरेंसी, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, कोई मिडिल लेयर नहीं, सीधा हिसाब किताब। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपको दिखा रही होगी कि वाकई में ये अप्रोच ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो जाए तो कितना हमें आउटपुट मिल सकता है, जिस तरीके की लीगल एक्टिविटीज होती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई व्हीकल इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं मिलता, जैसे जीपीएस लगवाना है पूरी एकदम प्रॉपर ट्रैकिंग में, तो इलीगल ट्रक और मशीन जो भी दिखे तो फाइन नहीं, सीज करो और जल्दी से उसके मालिक को पकड़ो, और मालिक को वहां से रफा दफा की सैंड माइनिंग अब आप आगे नहीं कर पाओगे, चाहे लीगल मैनर में ही क्यों ना करने की बात करो। केस प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो, डिले अगर कोई ऑफिशियल करे तो उसके खिलाफ में कार्रवाई हो, जॉइंट पेट्रोलिंग हो जिसमें पुलिस, फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर साथ करें। लेकिन सच बात क्या होती है
कि ये सारे डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी कर तो रहे ही है ना, बट वही चीज़ है कि ये एक दूसरे के ऊपर चीज़ें डालते रहते हैं और ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज इकोलॉजिकली हमें देखने को मिलता है। फिर कहा कि 3 स्टेट्स हैं तो तीनों स्टेट्स में ऐसा नहीं कि अलग अलग आप मशीनरी क्रिएट करो, इंटीग्रेटेड मशीनरी बनानी है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तीनों स्टेट्स के सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेट का क्राइम किया हुआ, माइनिंग तो एमपी में कर ली और क्रिमिनल भाग गया राजस्थान में, तो उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, वहाँ पर एमपी और राजस्थान की पुलिस और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोल है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्लियर है सुप्रीम कोर्ट का पूरा स्टेटमेंट। इलीगल सैंड माइनिंग के बारे में हम समझते हैं। देखो, सैंड माइनिंग सिंपल है कि भाई रिवर बेड जो होता है वहाँ से जो सैंड आती है जिसको हम बजरी बोलते हैं, जिसका हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना ही सैंड माइनिंग कहलाती है। इलीगल का मतलब कि गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है, लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनका वायलेशन करके आप सैंड माइनिंग करते हो और एनवायरमेंटल लॉज का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो वो इलीगल सैंड माइनिंग की कैटेगरी में चली जाएगी। सवाल यह है कि रिवर के लिए सैंड का क्या रोल है। देखो, इकोलॉजिकली अगर देखें तो सैंड एक स्पॉन्ज का काम करती है। अगर रिवर का पानी यूं फ्लो कर रहा है और नीचे सैंड की एक बहुत बड़ी लेयर है, तो वो पानी जो है वो सैंड के थ्रू परकोलेट करके ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को रिचार्ज करता है। इससे हमारी ग्राउंड वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। लेकिन सैंड माइनिंग करने से क्या हो रहा है कि वो स्पॉन्ज खत्म हो रहा है और सीधा पानी जो है बिना परकोलेशन के इवन फ्लो कर जाता है। इसका नुकसान फ्लड्स भी है और ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स का कोलैप्स करना भी है। तो ये सिनेरियो जो है वो इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसका आप आउटकम देखो, अंडरग्राउंड ये पूरी जो इलीगल मशीनरी चल रही है 50,000 करोड़ की, पूरा सेगमेंट ऑपरेट कर रहा है। तो ये है इलीगल माइनिंग। सवाल ये आता है कि माफियाज को रोकना क्यों मुश्किल हो रहा है। एक तो क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है, जैसे कि शहरों में हम देखें लगातार नई सिटीज़ बन रही हैं, नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो बताया जाता है कि कंक्रीट या फिर स्टोन के साथ में सैंड जो होती है ना, रिवर सैंड, उसका बॉन्डेज बड़ा शानदार होता है। तो इस वजह से ज़्यादातर डिमांड को पूरा करने के लिए लोग इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ में उलझे हुए रहते हैं। फिर बात आती है क्या इसके लिए ऑल्टरनेटिव कुछ है, तो आंसर है ना मैन्युफैक्चर्ड सैंड। लेकिन उसके लिए अभी भी बहुत सारे कदम हमें उठाने हैं, वो हम वे फॉरवर्ड में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वीक एनफोर्समेंट, आपके पास मैन पावर नहीं है, टेक्नोलॉजी एंड ग्राउंड फोर्सेस की कमी है। सर्विलांस गैप, माफियाज जो हैं वो ब्लाइंड स्पॉट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जहां पर आपके पास में ना ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ना सीसीटीवीज हैं, ना कुछ और। तो ऐसे में उनको सारे एरिया को प्रॉपर कवर करना है। नेट रिजल्ट, रिवर बेसिन पे प्रेशर आ रहा है और वो जो चीज लीगली एक सप्लाई के बेसिस पे हो सकती है कि हाँ भाई रिवर कितना सैंड अपने साथ ला रही है, सेटल कर रही है, उसके हिसाब से डिमांड पूरी करें, तो डिमांड ही पूरी नहीं हो पाएगी, सैंड और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो इस केस में फिर इलीगल ऑप्शन निकल जाते हैं। तो ये माफियाज को नहीं रोकने में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, रोकने में जो सब प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। फिर इसमें सबसे बड़ा कारण आ रहा है पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड क्रिमिनल नेक्सस। ये नेक्सस तो देखो पॉलिटिक्स में भी परेशानी कर रहा है और ये नेक्सस ग्राउंड रियलिटी पे भी है। ठीक है, मेन तो क्या होता है, करप्ट ऑफिशियल, काम नहीं पता ऑफिशियल्स को, सबको पता है, लोकल पॉलिटिशियन को नहीं पता रहता कि उनके एरिया में कुछ गड़बड़ हो रही है। और साथ में उनकी फंडिंग करने के लिए जो माइनिंग माफियाज होते हैं वो, आप सोचो, एक बार 2012 में आईपीएस नरेंद्र कुमार हुआ करते थे, उन्होंने मोरेना में इसी तरीके से इलीगल माइनिंग को रोकने की कोशिश की। क्या हुआ जी, उनको ट्रैक्टर से क्रश कर दिया गया। तो यही तो बात है एथिक्स पेपर, जीएस पेपर 4 के लिए, हमारे लिए, कि भाई ऑनेस्टी कैरीज अ रियल प्राइस इन ए कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। अगर सिस्टम ही कॉम्प्रोमाइज है तो वहां पर जो भी ऑनेस्ट होगा वो मोर और लेस रिसीविंग एंड पे होगा, उसको परेशानी आने ही वाली है। और ये फैक्ट है अपने आप में। ठीक है, 50,000 करोड़ की लीगल इकोनॉमी चल रही है, तो आप सोचो किसका कितना हिस्सा हो सकता है। इसमें प्रोटेक्शन रैकेट्स चल रहे हैं कि अगर माइनिंग हो रही है तो वहां पर साथ साथ में उनको एस्कोर्ट दी जा रही है ट्रक्स को, इनको, कि अगर बाहर से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसी की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो उनके ऊपर अटैक किया जाए। एक्सटॉर्शन का पूरा माहौल चल रहा है, ओपन वायलेंस है, वायलेशन है लॉज का, डराना धमकाना चल रहा है जो भी ऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। तो ये एक सच्चाई निकल के आ रही है कि कैसे ये नेक्सस खतरा बन रहा है। फिर आगे बात करें और क्या चैलेंज आ रहे हैं।
इस तरीके से इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने में। अफोर्डेबल अल्टरनेटिव ने, एम सैंड है ना, पत्थर होता है ना स्टोन, उसको क्रश करके और फिर बाद में सैंड बनाई जाती है, लेकिन वही चीज़ है कि इसको अभी इतना ज़्यादा अडॉप्शन नहीं मिल रहा है या फिर लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा परसेप्शन प्रॉब्लम, एम सैंड के लिए कहा जाता है ये महंगी है, रिवर सैंड के कंपैरिजन में क्वालिटी अच्छी नहीं है। रिवर क्रॉस, जो रिवर की बात करें तो ये एमपी, फिर राजस्थान, फिर यूपी, ऐसे 3 एरियाज में जाती है। तो क्या करता है माफियाज, मैंने बताया, एक स्टेट में माइनिंग किया और दूसरे में भाग के छुप जाता है। तभी तो कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के बेसिस पे काम करो। ज्यूरिसडिक्शनल लूप होल्स, पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को फॉलो करती हुई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, ये इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिवर सैंड की क्यों डिमांड ज़्यादा है। हाई डिमांड है क्योंकि बोला जाता है कि स्टोन के साथ, कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग अच्छी है। इसके अलावा इससे इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नुकसान है। एम सैंड की बात करें तो इसको यूज़ कम किया जा रहा है, सस्टेनेबल भी है और मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको स्टोन को क्रश करके। लेकिन अगेन वही बात कि इससे संबंधित कई परसेप्शंस ऐसे हैं जो कि रिवर सैंड की डिमांड को ही बनाए रखते हैं। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में कानूनी तौर पर, तो देखो हमारे पास में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये अम्ब्रेला प्रोटेक्टिंग लॉ है हमारे देश में एनवायरमेंट को, इसकी इंप्लीमेंटेशन में लापरवाही हो रही है। जो आपका एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन, जिसमें ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर कहीं पे लगाया जाता है तो पहले उसकी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेस किया जाए कि कहाँ पर उसका कितना असर पड़ रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरा ज्योग्राफिकल एरिया आइडेंटिफाई करके वहाँ पर पैसा खर्च किया जाए इक्वली। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट, इसमें ये देखा जाता है कि रिवर जो अपने साथ में सैंड लेकर के आ रही है वो कितने समय में वहाँ से की हुई माइनिंग को रिप्लेनिश कर सकती है, उससे रिलेटेड रिपोर्ट का मामला भी पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रहता है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ये जनरली अब देखो स्टेट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जो होती है उनकी तरफ से दिया जाता है, क्योंकि एक चीज़ हमें देखनी है कि हमारे यहाँ पर MMDR एक्ट है ना, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसमें जो सैंड है ना, रिवर सैंड, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती है या फिर डेकोरेशन के लिए जो मार्बल और ये पत्थर काम आता है ना, इनको माइनर मिनरल के तौर पे कैटेगराइज किया हुआ है। तो वहाँ पर अथॉरिटी किसकी आती है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एनवायरमेंट क्लियरेंस की बात करें तो स्टेट अथॉरिटी का रोल आ गया। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि प्रॉपर रेगुलेशन पे काम किया जाए, जिससे कि कितनी सैंड आप उठा सकते हैं, कितनी गहराई तक आप माइनिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। इनके लिए हमारे पास में रेगुलेशंस हैं, लेकिन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरी है। साथ ही साथ सस्टेनेबल सैंड माइनिंग गाइडलाइन 2016 है, जिसमें साइंटिफिक रिप्लेनिशमेंट बेस्ड माइनिंग रूल्स के बारे में बात हो रखी है। EMGSM है, वो एनफोर्समेंट के लिए काम कर रही है कि भाई कैसे हम सैटेलाइट्स का यूज़ करके और ये जो माइनिंग का प्रोसेस है उसको रेगुलेट कर सकें। और सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2022, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की तरफ से एश्योरेंस दी हुई है कि भाई किस तरीके से हम सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट मैनर में, अफोर्डेबल मैनर में सप्लाई इंश्योर कर सकते हैं जो भी माइन किए हुए मिनरल्स की। तो यहाँ पर सैंड माइन को ओवर एक्सप्लॉइट करना ये बहुत खतरनाक है। क्या ये सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए भी नहीं ना, खत्म हो जाएगा तो फिर वही बात है, मिट्टी तो अपने हिसाब से आती, सैंड तो पानी के साथ अपने हिसाब से तो आती से आएगी, लेकिन आप यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वे फॉरवर्ड, देखो एक तो ग्राउंड फोर्सेस को हमें एक तरीके से स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ऑफिसर्स की कमी हो, इक्विपमेंट्स की कमी हो, उनको प्रोटेक्शन जो मिल रही है, और आज जो चैलेंज है, मॉडर्न चैलेंजेस, उनको टैकल करने के हिसाब से ही हमें काम करना होगा। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कोई भी करप्ट ऑफिशियल मिले ना, इमीडिएटली विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज वहीं की वहीं पर उनके ऊपर एक्शन हो, खत्म काम। फिर आ जाए ड्रोन सर्विलियंस, सैटेलाइट सर्विलियंस, जिससे कि जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको आप टैकल कर सको। सैटेलाइट मैपिंग, इसरो का रियल टाइम सैटेलाइट इमेजनरी सिस्टम है, क्यों यूज़ नहीं कर रहे हम। RFID टैगिंग को यूज़ किया जा सकता है ट्रक्स के ऊपर, जिससे कि कोई भी ट्रक जो है वो छुप करके ना निकल पाए और उसके मूवमेंट को हम अच्छे से ट्रेस कर पाए। तो ये वे फॉरवर्ड के तौर पे देख सकते हो। इसके अलावा एम सैंड को प्रमोट करना, जो भी प्रॉब्लम वही सॉल्व हम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रिसाइकलिंग, आपको पता है ना कि एक बार कोई कंस्ट्रक्शन पुराना उसको ढा दिया तो मलबा बन जाता है, तो उसको यूँ रीयूज़ नहीं किया जाता, तो उसको हम रीयूज़ क्यों नहीं करते, उसको प्रमोट किया जाए, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल जो लोग हैं उनको यहाँ पर खुद के इकोसिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए आगे आना होगा। लोकल मॉनिटरिंग को प्रमोट करना होगा माफियाज के खिलाफ में,
और पर यहाँ पर डर क्या रहता है कि लोकल्स भी बेचारे क्या करेंगे, माफियाओं का तो पूरा कार्टल चलता है, उनके पास में पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट सब है, अगर कोई रोकने की भी कोशिश करे तो गांव वालों की सुनेगा कौन। बट यहाँ पर हमें कम्युनिटी को भी थोड़ा सा आगे आने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रिवर बेसिन अथॉरिटी बनानी होगी तीनों स्टेट्स की मिला करके, क्योंकि एक स्टेट में माइनिंग अगर गलत तरीके से हो रही है तो दूसरे स्टेट में उनको शेल्टर ना मिले, तो तब जाकर के ये प्रॉब्लम ख़त्म हो पाएगी। अब देखो प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, 2019 में क्वेश्चन आया है माइनर मिनरल्स को लेकर के, तो आप समझो कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है, सॉल्व करना है इसको आप, ठीक है। फिर दूसरा प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन है स्पीसी बेस्ड, की जो घड़ियाल होते हैं, ठीक है, जिनका हैबिटाट आपका नेशनल चंबल सेंचुरी है, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ से इनडायरेक्टली पूछा गया है कि हाँ भाई किस तरीके से कैटेगराइजेशन इसका किया जा सकता है। ये पैटर्न यूपीएससी का फेवरेट है ना, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना है। इसी तरीके से बाकी स्पीसीज जो न्यूज़ में उनको हमें देखना होता है। इसके अलावा आपको जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 के हिसाब से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है मेंस में, तो आप एक बार इस पर आंसर राइटिंग ट्राई करें। इसमें गाइडेंस आपको दी हुई है कि कहाँ पर क्या फ्लो आपको फॉलो करना है। बाकी मोरल ऑफ द स्टोरी इज अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। बहुत ही बढ़िया कोट है, इसको आप आंसर राइटिंग में कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है कि नोएडा में किस तरीके से लेबर अनरेस्ट है वो देखा गया। जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ इसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखो नोएडा में जिस तरीके से अनरेस्ट आया ना, उसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता है कि जब आप देश में चल रहे ट्रेंड्स को देखते हैं और उनसे अपने आप को कंपेयर करते हैं तो पता पड़ता है कि हम बहुत पीछे हैं, और उसमें भी अगर महंगाई का माहौल और ऐड हो जाए तो फिर लेबर है वो हमेशा परेशान ही महसूस करती है, क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है वह उस तरीके से अगर वेजेस ना बढ़े तो सीधी बात है उसका असर आपकी थाली पर आएगा, और वो फिर किसी से सहन नहीं होता है। और फिर लेबर जो है वो तो अपनी वैसे भी सैलरी का 1/6 पार्ट अपनी कुकिंग और अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए ही खर्च कर दिया करते हैं, तो उन पे तो सीधा असर पड़ेगा कि नहीं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, न्यू लेबर कोड्स को लेकर के, न्यू अप्रोचेस को लेकर के, राइट। इसमें देखो ये हमारा फ्लो रहने वाला है, किस तरीके से लेबर प्रोटेस्ट हमारे देश में रीसेंट टाइम में लगातार देखे गए हैं और क्या इसके कारण और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। सबसे पहली चीज़ कि नोएडा में ये क्यों प्रोटेस्ट हुआ। देखो सीधी बात है, लेबर जो होता है ना, फैक्ट्री लेबर, वो सुबह सबसे पहले उठते हैं, काम करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह सुबह आप देखा करो किस तरीके से लेबर सबसे ज़्यादा मूव करती है, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। देखो हरियाणा में भी इस तरीके के केसेस देखे गए थे, गुरुग्राम, मानेसर, इधर। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इमीडिएटली फिर वहाँ पर उनके मिनिमम वेजेस हैं वो हाइक कर दिए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो काम किया गया उससे लेबर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसको चलते यह प्रोटेस्ट देखने को मिला। अभी देखा जाए तो रीसेंट टाइम में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन पहली बार हुआ है, ठीक है, जहां पर पुलिस के साथ में भी दो दो हाथ अच्छे से कर लिए, इवन लाठी चार्ज भी हुआ, स्ट्रीट्स पर पूरा ब्लॉकेड लग गया। इस तरीके का सिनेरियो अभी नोएडा में देखा गया। क्यों हुआ? हरियाणा में क्या है कि इस तरीके के प्रोटेस्ट हुए ना तो 35% का हाइक किया गया उनके वेजेस में, जबकि उत्तर प्रदेश में जब बातचीत उठी तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिनिमम वेजेस को उठा करके केवल 21% का इंक्रीमेंट दिया। तो इस बात को लेकर के कहा कि भाई हम तो मोर और लेस बिल्कुल पीछे रह गए, इतनी मेहनत करते हैं, 35% तो हरियाणा में ही किया था। तो इनकी डिमांड भी यही थी कि भाई हमें भी 30+% के ऊपर इंक्रीमेंट देना चाहिए, लेकिन दिया क्या, 21%। दूसरा कि जो 8 घंटे की डिमांड रहती है कि दिन में 8 घंटे का काम होना चाहिए, वो आजकल 12-12 घंटे तक हो रहा है, और हमारे जो लेटेस्ट लेबर कोड्स हैं वो इस चीज को अलाउ भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण था इस नाराजगी का, है ना। तो यहां पर आप देखो डेप्रिवेशन क्या है, मेन कारण है कि आप दूसरों से जब कंपेयर करो तो आपको लगे कि यार हम तो पीछे रह गए, है ना। मैंने बताया ना अभी किस तरीके हरियाणा में 30+ इंक्रीमेंट, यहां 20+ इंक्रीमेंट में रोक दिया, राइट। और इसके अलावा इन्फ्लेशन, एलपीजी सप्लाई, फूड प्राइसेस, और जिस तरीके से वेजेस तो अटके हुए हैं, बिल्कुल भी इंक्रीमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा,
और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती चली जा रही है। ये 3 कारण हैं जिनके चलते ये प्रोटेस्ट होना लाजमी था और इसी के चलते फिर बाद में मास प्रोटेस्ट देखा गया। मंथली सैलरी अगर देखें यूपी में वर्कर्स की तो 18,000 रुपये से, तो इनके द्वारा डिमांड की गई कि ये सैलरी हमारी 25,000 तक पहुंचा दो। फिक्स्ड वर्किंग आवर करो, ऐसा नहीं कि मन में आए जिस तरीके से हमसे काम करा ले। और छुट्टी भी होनी चाहिए जो कि पेड लीव हो, जो कि हफ्ते में 1 या महीने में ज़्यादा भी नहीं तो महीने में 2 तो होनी ही चाहिए, है ना। बाकी वो डिपेंड करता है, 4 तो एटलीस्ट संडेज की होनी चाहिए। ओवर टाइम भी मिलना चाहिए अगर काम किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट किया गया, क्या कहा, 21%, जो कि ये जो पूरा आप देख सकते हैं 7,000 का जो इंक्रीमेंट है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इसीलिए फिर बाद में वर्कर्स अनसेटिस्फाई हुए। स्टार्क रियलिटी की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1/6 ऑफ इनकम कुकिंग पे ही चला जाता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो यहां हमें समझने की जरूरत है कि कोई पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन की जरूरत नहीं है। सीधी बात है, पेट पर जब लात पड़ती है तो आदमी करे क्या, हंगर इज द ग्रेटेस्ट टीचर, वही चीज यहां पर है। फिर यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो देखो हमारे यहां पर पहले 29 डिफरेंट लेबर कोड चलते थे, उनको फिर 2025 में कॉडिफाई करके 4 कोड तैयार कर दिए, जिनमें एक है वेज कोड, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, एक सोशल सिक्योरिटी और चौथा है OSH कोड, दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड, वर्किंग कंडीशन कोड, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन कोड। ये 4 कोड में आपने कन्वर्ट कर दिया। कोड आए तब यूं लगा था कि चलो ठीक है चीजें बहुत आसान होगी, लेकिन सही मायने में ये हुआ कि लेबर की प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको ही बड़ा खतरा है। दिखता तो ऐसा है कि वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो काम उतना ही करते हैं जितना उनको मिलता है और पेमेंट फिर आर्ली बेसिस पर होता है। तो वहां पर भी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई। तो लेबर का हाल क्या हो रहा होगा हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, समझ रहे हैं, या फिर आपने डेफिनेटली एनकाउंटर भी किया हो, क्या पता फैमिली में या कहीं और। तो ये इशू आ रहा है कि वर्कर्स की जो प्रोटेक्शन पहले हुआ करती थी, जहां पर लेबर यूनियन बन सकती थी, यूनियन बनना तक बैन कर रखा है। लेबर्स को लेकर के जो मीटिंग पहले हुआ करती थी, पुरानी मूवीज में देखो किस तरीके से लेबर प्रोटेस्ट करते थे तो बातचीत होकर के बीच का रास्ता निकलता था। अब लेबर के साथ में कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होती। अब यहां पर ठेकेदारों से बात होती है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, हमें इतने लेबर की जरूरत है, प्रोजेक्ट खत्म होते हैं, चलो लेबर को आउट कर दो। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिस्की कंडीशन क्रिएट हो चुका है। फिर बात आती है वेज फ्लोर की। याद रखें, एक तो मिनिमम वेजेस होते हैं और एक होता है वेज फ्लोर। वेज फ्लोर की अगर बात करें तो वेजेस कोड है ना, उसके तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो वेज फ्लोर डिसाइड करे जिसके नीचे किसी भी स्टेट में फिर मिनिमम वेजेस नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, मिनिमम वेजेस जो है वो वेज फ्लोर के नीचे नहीं जाते। और मिनिमम वेजेस हैं वो फिर वेज फ्लोर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो कि हमेशा वेज फ्लोर के बराबर या उससे ज्यादा ही होगा। बट हो क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लीगली बाइंडिंग वेज फ्लोर फाइनलाइज करती है वो फाइनलाइज ही नहीं कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही नहीं काम किया है और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो फिर मनमानी करती हैं। तो इस वजह से यहां पर सबसे बड़ा इशू क्या रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फिर अपने लेवल पे चीजों को रेगुलेट कर रही है और कोशिश ये हो रही है कि कौन सबसे कम लेबर वेजेस रखता है। लेकिन सच बात क्या है, लेबर कोड में क्या बातें हुई थी कि आप यहां पर लेबर के लिए वेज फ्लोर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी। ये कमी आ रही है यहां पर। फिर आगे देखें, 3 कोर कंसर्न यहां पर रेज आ रहे हैं, हो रहे हैं ये 2025 के कोड्स को लेकर के। 12 घंटे का दिन हो रहा है, ठीक है, और एक्सटेंडेड शिफ्ट भी चल रही, जबकि पेमेंट कुछ मिल नहीं रहा उसका एडिशनल का, जबकि एक्स्ट्रा टाइम का पैसा मिलना चाहिए। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है घंटों के हिसाब से मिनिमम वेजेस पे। स्ट्राइक भी आप नहीं कर सकते हो। तो आप सोचो कि जो अपनी बात रखने का अधिकार था वो तरीका भी खत्म हो गया लेबर के पास में। इसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, कहते हैं जी आपकी सैलरी है, आपके पास छुट्टी है, प्रॉपर मैनर में आप काम करते हो, उसको आपने मोर और लेस कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये देखो 1997 98 के टाइम पर एक टाइम था जब कॉन्ट्रैक्ट पे काम होना, ठेके पे काम होना बहुत नॉर्मल था, लेकिन अब ये फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में और फॉर्मल सेगमेंट में भी देखने को मिलता है। आप यहां पर देखो, आज जितनी वर्कफोर्स है उसका 40% कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है। लेबर कोड इस बात को प्रमोट कर रहा है और ये बड़ी कंसर्निंग बात है कि इस तरीके का जो काम है ये मल्टीनेशनल कंपनीज के बिहेवियर को
फेवर करता है। और यही बात बड़ी कंसर्निंग भी बनती है हमारे यहाँ पे। जॉब सिक्योरिटी लगातार डिक्लाइन हो रही, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, चलो जी आप जाइए, आप नहीं तो कोई और दूसरा आएगा काम करने के लिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दो कि लेबर सस्ते में मिलता चला जाए, इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है। ठीक है, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ फॉर्मल सेक्टर, ये भी एक बड़ी कंसर्निंग बात हो रही है। इंडिया की बात करें तो ऐसा प्रोटेस्ट या इस तरीके का सिनेरियो केवल एक जगह नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, अधिकार बनाए लेबर कोड के बेसिस पे, तो पेपर पे है, पेपर पे ही सारे काम हो रहे हैं। जबकि सच्चाई क्या है, ग्रास रूट पे लंबे घंटे काम के ज़्यादा हो रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा मिल नहीं रहा है, सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ है नहीं। इसी के चलते तमिलनाडु और झारखंड में भी पहले प्रोटेस्ट हुए हैं। जैसे कि तमिलनाडु में सैमसंग के अंदर श्री पेरुदुम्बुर जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पेरुम्बदूर, वहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला अगेन इन इश्यूज पे। हरियाणा में आईओसीएल पानीपत में इस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। झारखंड के एनटीपीसी पतरातू रीजन में देखने को मिला। और वहीं पर छत्तीसगढ़ में अडानी जो रायखेड़ा प्लांट है वहां पर। कुल मिलाकर के लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस, नो सेफ्टी, तो लगातार आपको रिपीटेड प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे और ये चीज कॉमन हो चुकी है। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स तो क्या करते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 21% का इंटरिम हाइक दिया, तो वो ठीक नहीं है ना। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो पहले तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकली ऑर्केस्ट्रेटेड है। भाई प्रोटेस्ट हो रहा है तो क्या लोगों की जरूरत नहीं हो सकती। दूसरा, मेजर्स जो लिए जा रहे हैं हाफ हार्टेडली लिए जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंगली, यूनियन जो लेबर यूनियन हुआ करती थी उनकी डिमांड को ना तो पहले पहले तो क्या था कि पूरी एकदम स्ट्रेंथ रहती थी, यूनियन के रूल रेगुलेशंस हुआ करते थे, वोट मतलब इलेक्शंस हुआ करते थे कि हाँ भाई हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो रखा है। ठीक है, सिविल राइट्स के साथ में कितना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आप देखो कि नोएडा में अभी लोगों ने, जो पैसे वाले लोग हैं ना, वेल टू डू कंडीशन में है या फिर वो भी स्ट्रगल ही कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, खैर, पर उनके द्वारा क्या किया गया वो देखो कि प्लाकार्ड्स निकाले हैं कि प्रोटेस्ट में ये लेबर थे ना, इनको हम हमारी सोसाइटी में काम करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। अब आप सोचो कि अगर लेबर वहां पर इकट्ठा होकर के ये प्रोटेस्ट कर दे कि हमें किसी के घर में काम ही नहीं करना और गांव की तरफ अगर घूम जाएंगे, तो क्या शहरों में रहने वाले लोग इस चीज को मैनेज कर पाएंगे। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक वहां पर डेवलप हो रही है। सोसाइटल एक तरीके से अपैथी वहां पर देखने को मिल रही है, राइट। फिर आ जाइए कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। आर्टिकल 21 है, वो सीधा कहता है राइट टू लाइवलीहुड, वो उसका वायलेशन हुआ है ये लेबर के साथ में जिस तरीके का इशू है। राइट टू प्रिवेसी, फोटोज दिखा दिखा करके आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के अधिकार को खत्म कर रहे हो। स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की दोनों मीनिंगफुल एक्शन नहीं ले रही, जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस भी कर लिया। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल वॉइड। देखो आईएलसी जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसी तर्ज पर आईएलसी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भी है, जो कि ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन बॉडी है, जिसमें गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय तीनों मिलकर के बातचीत करते हैं, प्लानिंग डिसाइड करते हैं। लेकिन सच बात क्या है, ध्यान रखना, 2015 के बाद में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है इनकी, कोई भी तरीके का डायलॉग नहीं हो रहा है। और डायलॉग नहीं हो रहा है तो आप सोचो कि लेबर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या सॉल्यूशन होगा। कोई सॉल्यूशन अगर निकाला जाएगा तो क्या वहां पर लेबर से पूछा जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो एक सीलोज में क्रिएट करने वाला काम हो गया कि आइसोलेटेड मैनर में चलते रहो, ना कोई बातचीत ना कुछ और। ये बड़ी कंसर्निंग एक डेवलपमेंट आ रही है। आईएलओ की डिक्लेरेशन आई थी फिलाडेल्फिया में 1944 में, और ये कोट हमेशा रेलेवेंस रखेगा जब भी आप किसी भी इशू के बारे में लिखो, गरीबी के बारे में लिखो। पुअर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर। याद रख लेना इसको मेंस आंसर राइटिंग के हिसाब से। वे फॉरवर्ड, सीधी बात है, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। नंबर 1, ह्यूमन वर्किंग आवर्स, 8 घंटे का काम दो और अगर एक्स्ट्रा काम कराते हो तो फिर फेयर पेमेंट होना चाहिए। ह्यूमन वेजेस, मिनिमम वेजेस जो है उसका टाइमली इंक्रीमेंट होते रहना चाहिए, जिससे कि इन्फ्लेशन को बीट किया जा सके। जेन्युइन रिफॉर्म्स, स्ट्रिक्टली एनफोर्स करने वाले काम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि काम जो कोड आपने बनाए वो केवल कागज पे ही है, नहीं, उनका ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन होना चाहिए। नहीं तो क्या है, इन सारी चीजों का फायदा केवल और केवल कंपनी मालिकों को, कॉर्पोरेट ऑफिसेस को मिलते रहेंगे, वर्कर्स की वेलफेयर नहीं होने वाली है। और मान के चलिए डेमोक्रेसी में नंबर्स काउंट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखे कोई भी पॉलिसी मेकर अगर है तो, राइट। तो ये सिनेरियो है, हमें समझना था। बाकी ये की पॉइंटर्स है जिनको आप मेंस में अपने हिसाब से आंसर राइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं।
ये PYQ है भाई 2017 का, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। अब हिस्ट्री को भी कनेक्ट कर ही लेते हैं इससे, तो इसका भी आप आंसर ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है ना। मेंस में आप देख सकते हो PYQ 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, या आज की जो क्लास हमारी है उसके साथ कनेक्ट करते हुए आप आंसर लिख सकते हो। प्रीलिम्स में हमारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका तो आंसर आप ज़रूर देंगे ILC से रिलेटेड, कि किस तरीके से ILC का रोल रहा था या नहीं था, सोच के देखना, है ना। फिर उसके बाद में GS पेपर 3 का हमारा ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस पर आप आंसर राइटिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे, राइट। इसका क्या प्रोसेस, क्या फॉर्मेट हो सकता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में ये 2 ही आर्टिकल्स थे, यहीं ख़त्म होते हैं। थैंक यू वेरी मच।